हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1765 टू 1947, जिसमें हमने अपनी जो पीछे वाली वीडियो थी उसमें हमने रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ने से पहले पिट्स इंडिया एक्ट से पहले भी जो है कुछ जो बिल थे, वो विधेयक थे, वो पास हुए थे। उनके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट को पढ़ना। जो सिलेबस है उसमें हमारे पास स्पेशली पिट्स इंडिया एक्ट लगा हुआ है। तो इसके साथ हम जो पिट्स इंडिया एक्ट से पहले एक्ट जो है पारित हुए थे उनके ऊपर भी एक दृष्टि डालेंगे। हम बात करेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में। इसमें क्या हुआ था कि रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773 का, उसमें निहित दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद के लिए प्रवर समिति के अध्यक्ष एडमंड वर्क के सुझाव पर इस एक्ट का प्रावधान किया गया था। इसे जो है संशोधनात्मक अधिनियम या बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781 कहा गया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था कलकत्ता उच्चतम न्यायालय और बंगाल के गवर्नर जनरल के अधिकार क्षेत्रों का बंटवारा और उनके बीच बढ़ते तनाव को कम करना। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता की सरकार को बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इस प्रकार अब कलकत्ता की सरकार को कानून बनाने के लिए दो स्रोत प्राप्त हुआ, एक तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर कंपनी के कर्मचारियों के कार्यों के विरुद्ध कार्रवाई पर रोक लगा दी गई, जो उन्होंने एक सरकारी अधिकारी की हैसियत से किया हो। इस अधिनियम एक्ट ऑफ सेटलमेंट ने जो है राजस्व अधिकारियों और जमींदारों पर भी उच्चतम न्यायालयों को कार्यवाही करने की रोक लगा दी। कानून बनाने और उनका क्रियान्वयन करते वक्त भारतीयों के सामाजिक और रीति रिवाजों का सम्मान करने का निर्देश दिया गया। इस अधिनियम के कारण कोर्ट में मुस्लिम मामलों की सुनवाई जो है मौलवी और हिंदू मामलों की जो सुनवाई है वो पंडितों द्वारा की जाएगी। मतलब मौलवी और पंडितों की नियुक्ति की गई। गवर्नर जनरल की परिषद अब जो भी नियम बनाएगी उसे उच्चतम न्यायालय के पास हस्ताक्षर कराना अनिवार्य नहीं होगा। प्रांतीय न्यायालयों के विरुद्ध अपील गवर्नर जनरल की परिषद के पास की जा सकती थी। इस एक्ट के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को काफ़ी सीमित कर दिया गया और जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल थी उसकी शक्ति को बढ़ा दिया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1781 का संशोधन अधिनियम भारत में न्यायिक क्षेत्र से संबंधित कार्यपालिका को न्यायिक क्षेत्र से अलग करने की दिशा में पहला कदम था। संसदीय जांच समिति, प्रवर समिति 12 रिपोर्ट इन्होंने पेश की थी और गुप्त समिति 6 रिपोर्ट इनकी थी। अप्रैल 1783 में गुप्त समिति के अध्यक्ष डुंडास के द्वारा जो है एक बिल प्रस्तुत किया गया, जिसमें जो है अनेक सुझाव दिए गए। तो हम बात करेंगे डुंडास बिल 1783। इंग्लैंड के सम्राट को कंपनी के प्रमुख अधिकारियों को वापस बुलाने का अधिकार दिया जाए, एक तो इसका ये प्रावधान था। नेक्स्ट है, कुछ महत्वपूर्ण मामलों में गवर्नर जनरल को अपनी काउंसिल के निर्णय को रद्द करने की शक्ति दी जाए। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल का प्रादेशिक सरकार पर नियंत्रण बढ़ा दिया जाए। नेक्स्ट है, चूंकि जो डुंडास विरोधी दल का सदस्य था अतः उसका बिल जो है पास नहीं हो सका, तो ये कारण था इस बिल के पास ना होने का। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉक्स का जो है भारतीय विधेयक 1783। इसमें देखो क्या होता है कि नवंबर 1783 ईस्वी में मिस्टर फॉक्स ने सोचा कि अपने प्रसिद्ध भारतीय बिल को पार्लियामेंट में ले जाने का अब जो है उपयुक्त अवसर आ गया है। इस बिल में क्या प्रावधान किया गया था? इस बिल में प्रस्ताव किया गया था कि
कंपनी के राजनीतिक और सैनिक जो शक्ति है वो 7 आयुक्तों के बोर्ड को सौंप दी जानी थी और जो व्यापारिक कार्य उनके अधीनस्थ जो है 9 सदस्यों को सौंप दी जानी थी। यानी कि राजनीतिक और सैनिक शक्ति 7 आयुक्तों के बोर्ड को और व्यापारिक कार्य उनके अधीनस्थ 9 सदस्यों को सौंपी जानी थी। यदि यह बिल पारित हो जाता तो कंपनी की राजनीतिक शक्ति समाप्त हो जाती। लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की मिलीजुली सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। यह पहला और अंतिम अवसर था जब एक भारतीय बिल पर अंग्रेजी सरकार गिर गई। लॉर्ड नॉर्थ जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे हैं, जबकि फॉक्स जो है उपनेता थे। अब जो है हम बात प्रधानमंत्री थे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 की असफलता के बाद पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था, जिसका शीर्षक था भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। मुख्य तथ्य जो इस एक्ट के हैं उसके ऊपर अगर हम बात करें तो इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया। व्यापारिक गतिविधियों पर जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का नियंत्रण था और राजनीतिक गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसमें एक राजकोष के चांसलर, एक राज्य सचिव तथा 4 व्यक्ति प्रीवी काउंसिल के सदस्य होंगे। जैसे कि यहाँ नीचे भी समझाने की कोशिश की गई है, पिट्स इंडिया एक्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण मंडल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसके 6 सदस्य होंगे कुल, और इसमें जो है राज्य सचिव, वित्त सचिव, 4 अन्य प्रीवी काउंसिल के सदस्य होंगे और इनकी नियुक्ति और पदमुक्ति ब्रिटेन का सम्राट करेगा। इसका वेतन और खर्चा जो है भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। अध्यक्ष राज्य सचिव मत जो है निर्णायक होगा और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनके पास व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण था। इस प्रकार जो है भारतीय उपनिवेश के 2 शासक थे, प्रथम नियंत्रण मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और द्वितीय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। यह स्थिति जो है 1858 तक बनी रही। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अनुमति के बिना गवर्नर जनरल को किसी भी देशी राजा के साथ युद्ध व संधि करने से पूर्व जो है कंपनी के डायरेक्टरों की स्वीकृति लेना भी अनिवार्य कर दिया गया। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। केंद्रीय शासन का अनुपालन न होने पर गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम में अनिवार्य है कि सभी सैन्य अधिकारी भारत और ब्रिटेन में अपनी जो है ज्वाइनिंग के 2 महीने के भीतर अपनी संपत्ति का ब्यौरा प्रदान करेंगे। नेक्स्ट है, समस्त राजनीतिक क्रियाकलाप जो है चाहे वो सैनिक हो, असैनिक हो या राजस्व संबंधी हो की शक्तियाँ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कि से बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दी गई। कंपनी के कार्यों व प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ गया और कंपनी के अधीन क्षेत्र ब्रिटिश सरकार के आधिपत्य वाले क्षेत्र हो गए। बंगाल का गवर्नर जनरल पहले की तुलना में अधिक शक्तिशाली हो गया। गवर्नर जनरल परिषद से एक सदस्य भारत में ब्रिटिश क्राउन की सेना का कमांडर इन चीफ होगा। गवर्नर जनरल को जो है बिट्टो पावर का अधिकार दिया गया था। हम बात करेंगे कि जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसकी विफलता के क्या कारण रहे। इस अधिनियम में कुछ कमियां थी जिसकी वजह से यह एक्ट विफल रहा। इस एक्ट की सबसे प्रमुख कमी यह थी कि इस अधिनियम में कंपनी की शक्तियों व सरकार के अधिकार के बीच की सीमाओं में कोई स्पष्टता नहीं थी, जिसके कारण कौन सा कार्य किसके अधिकार क्षेत्र में है यह तय कर पाना जो है बहुत मुश्किल था। पिट्स इंडिया एक्ट आने के बाद गवर्नर जनरल और प्रधान सेनापति के आपसी खींचतान के कारण 1785 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग को जो है त्यागपत्र देकर स्वदेश लौटना पड़ा।
तो ये था हमारे पास पिट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1786 का अधिनियम। देखिए इसमें क्या होता है कि 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। वह जो है यानी कि जो कॉर्नवालिस है वह अपने पूर्ववर्ती गवर्नर जनरलों की जो कठिनाइयाँ थी, जो उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, वह उन कठिनाइयों से परिचित था। इसलिए उसने पहले ही गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ दोनों की शक्तियों की मांग की। तो सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस की पहल पर जो है गवर्नर जनरल विशेष अवस्था में परिषद के निर्णय को निरस्त कर अपने नियंत्रण निर्णय को लागू कर सकता है। एक तो हमारे पास ये हो गया, यानी कि गवर्नर जनरल जो है विशेष अवस्था में परिषद के निर्णय को निरस्त कर अपने निर्णय को क्या कर सकता है, लागू कर सकता है। और नंबर 2, गवर्नर जनरल को प्रधानमंत्री की शक्तियाँ भी जो है प्रदान की गई। तो ये था हमारे पास 1786 का अधिनियम। हमने पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में भी बात करी। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह आगे भी हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए